मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। एक छोटी क्लासों से लगातार इसके अंदर के एक चैन के अंदर एक क्रम के अंदर गए बनाए क्लासेस बनाने की कोशिश करेंगे ताकि कम्पिटिटिव पॉइंट से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। अब देखिए, पहला टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। हर कंपटीशन के अंदर के ये टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है, नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। अब देखिए, वह संख्या पद्धति जिसमें विभिन्न संख्याओं एवं उनके गुणों या उनके प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया जाता है, इनके प्रॉपर्टीज या उनकी स्टडी करते हैं, तो वो जो सिस्टम होता है वो इसके अंदर क्या होता है, वो जो पद्धति होती है वो हमारे पास में नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति कहलाती है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास में टॉपिक आता है अंक। तो अंक है, उसको डिजिट बोलते हैं। तो जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जो हम गिनती करते हैं, वो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से करते हैं। तो अगर जीरो से शुरू किया जाए तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जीरो से लेके 9 तक की जो संख्या होती है, ये जो 10 संख्या होती है, ये हमारे पास में अंक कहलाते हैं। जीरो से लेके 9 तक की जो संख्या होती है, ये हमारे पास में टोटल अंक कहलाते हैं। तो अंक अगर पूछे जाएं कितने होते हैं तो अंक लिखेंगे 10। 1 से लेकर 9 तक की संख्या अंक नहीं होते, 0 से लेकर 9 तक की संख्या होती है वो अंक होती है। अब जी टाइप से देखिए, जैसे अलग से साइड के अंदर आप लोगों को शो कर रहा हूँ कि 5 है, वो 1 अंक की संख्या है, ये 1 अंक की संख्या है, ये 1 डिजिट हो गया। अब इस तरह से 1 अंक की संख्या होगी। इस तरह से 0 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या ले ली जाए तो ये 1 अंक की संख्या होगी। अब इसी तरह देखिए, जैसे 23 है तो ये 2 अंकों की संख्या होगी, ये 2 डिजिट नंबर है, ये 2 अंकों की संख्या होगी। इस तरह से जैसे 53 आ गया तो 53 है, 93 है, 95 97 कुछ भी आ गया तो ये हमारे पास 2 अंकों की संख्या होती है। अब इस तरह से देखिए, 500 जैसे 13 ले लिया, 513 ले लिया तो 513 वो उसके अंदर क्या होगी, 3 अंकों की संख्या है। 513 है वो 3 अंकों की संख्या है। तो इसकी नेक्स्ट क्लास जो बनाएंगे उसमें आप लोग को डिटेल के अंदर कंपटीशन में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ये भी आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। इसके बाद में देखिए, कोई भी जो डिजिट है, कोई भी अंक है, उसका शुद्ध मान या जातीय मान, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ डिजिट। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, उदाहरण लिया 235 संख्या लिखी है, तो इसमें कोई भी अंक है उसका अपने पास में फेस वैल्यू शुद्ध मान या जातीय मान ज्ञात करना है। जैसे 2 का जातीय मान या 3 का जातीय मान, कोई भी अंक ले लिए, उसका फेस वैल्यू या शुद्ध मान या जातीय मान ज्ञात करना है। तो 2 का शुद्ध मान क्या होगा, 2 होगा। 3 का जातीय मान या शुद्ध मान या फेस वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। जो अंक होता है उसकी फेस वैल्यू सेम होती है। जो भी अंक होता है, जैसे 3 अंकों की संख्या 235 है, 235, तो इसमें जिस अंक का स्थानीय मान आपको फेस वैल्यू ज्ञात करनी है, फेस वैल्यू या जातीय मान ज्ञात करना है, तो उस अंक का जातीय मान या फेस वैल्यू जो होती है वो उसके अंदर का सेम वही अंक होता है। अब देखिए, स्थानीय मान आता है, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। अब जैसे हमारे पास भी संख्या ली है, जैसे 2 5 7 8, ये 4 अंकों की संख्या ली है, तो यहाँ पे जैसे 2 का स्थानीय मान या 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, 2 का या 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो जिस अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है, सबसे पहले तो वो संख्या लिख देंगे, और 2 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 2 के बाद में जितने भी अंक है, 2 के बाद में जितने भी अंक है, जैसे 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देंगे, ये अपने पास में 3 जीरो लगा देंगे। अब इसी टाइप से जैसे 5 है तो 5 का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो 5 लिखेंगे, और 5 के पीछे में देखिए 4 अंकों की संख्या जो दे रखी है, तो 5 के बाद में कितने अंक है, 7 और 8 2 अंक है, 7 और 8 2 अंक है, तो जितने अंक होते हैं उतने इसके अंदर जीरो लगा देते हैं। अब इसी तरह से कोई भी जैसे संख्या दी है, जैसे ये मान लीजिए संख्या दे रखी है, आपको नीचे संख्या लिख रहे हैं 2 5 7 8, 2 5 7 8, तो जैसे सबसे पहले इक्वल टू लगाओ, पहले आप इक्वल टू लगाओ। अब मान लीजिए इसका आपको विस्तारित रूप निकालना है, एक्सटेंडेड वैल्यू निकालनी है, तो इसमें प्रत्येक अंक है उसका स्थानीय मान प्लेस वैल्यू निकालेंगे। 2 का प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2000 होगी, क्योंकि 2 और पीछे जितने अंक है उतने लगा देंगे। अब इसी टाइप से ये इसके अंदर क्या करेंगे, 5 है तो 5 का स्थानीय मान, ये इसी के अंदर यहाँ पे साइड में प्लस कर देंगे, 5 का स्थानीय मान 5, पीछे 5 के पीछे क्या 2 डिजिट है, 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा दिए। अब प्लस 7 का स्थानीय मान कितना हुआ, 7, और 7 के पीछे के 1 अंक है तो 1 जीरो, और 8 का स्थानीय मान अपने इसका वो प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। तो जितने भी अंक दिए हुए हैं सब
इसका स्थानीय मान प्लेस वैल्यू निकाल के इसको जो प्लस करते हैं तो इसका विस्तारित रूप या प्रसारित रूप या एक्सटेंडेड वैल्यू कहलाती है। ये इसका विस्तारित रूप कहलाता है। किसी भी संख्या का विस्तारित रूप अगर निकालना है तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, प्रत्येक अंक जो होता है, जितने भी जो अंक है, 4 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, तो सभी संख्याओं का स्थानीय मान, सभी अंकों का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू निकाल के उनको जो प्लेस करेंगे, इन सभी को अपने पास क्या जो प्लस करेंगे तो वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो दी हुई संख्या है उसका विस्तारित मान या प्रसारित मान कहलाता है। तो सभी अंकों का प्लेस वैल्यू निकाल के इसको प्लस कर देंगे तो इसकी एक्सटेंडेड वैल्यू या विस्तारित रूप या प्रसारित रूप कहलाता है। संख्याएं क्या है, नंबर्स। तो विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इत्यादि के स्थान पर रखने पर जो पद प्राप्त होता है वो संख्याएं कहलाती हैं। तो इकाई का अंक है उसको यूनिट्स प्लेस बोलते हैं, दहाई का अंक है उसको टेंस प्लेस, ये इसके अंदर हंड्रेड्थ प्लेस, ये थाउजेंड्स प्लेस, इस तरह से इसके अंदर आगे चलते हैं। अब जैसे 5 है वो इसके अंदर क्या होगा, एक अंक की संख्या होगी। 5 है वो हमारे पास में एक अंक की संख्या होगी। इस तरह से 57 है वो उसके अंदर क्या, ये 2 अंकों की संख्या होगी। 95 है वो 2 अंकों की संख्या होगी। 95 ये एक अंक की संख्या है। 95, 57 ये 2 अंक की संख्या है। इसी तरह से 312 है जैसे, तो 312 है जैसे ये 3 अंकों की संख्या होगी। 536 ये 3 अंकों की संख्या होगी। 1022 या 1035 कुछ भी लिख ले, ये 4 अंकों की संख्या होगी। इस तरह से ये संख्या है वो 4 अंकों की संख्या होगी। अब देखिए मेन आपका टॉपिक जो यहाँ से स्टार्ट होता है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो हम गिनती करते हैं, तो गिनती यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपने बच्चों को बोलना सिखाते हैं 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर 1 से जो शुरू होती है संख्या, 1 2 3, बीच के अंदर कॉमा जरूर लगाना आपको, तो ये ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। इसका मतलब ये लगातार ये संख्या चलती रहती हैं। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है, जो गिनती अपने शुरू करते हैं, ये काउंटिंग नंबर्स 1 से जो शुरू करते हैं वो संख्या प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। तो ये छोटी क्लासों के अंदर ज़्यादातर पूछा जाता है कि इसके अंदर का सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है। तो सबसे लिस्ट नेचुरल नंबर, तो लिस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 1 हो गया। ये अपने पास इसके अंदर 1 हो गया। अब इस तरह से पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो जो प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर्स है उसमें 0 और शामिल कर दीजिएगा। तो बाकी संख्या तो सारी यही 1 2 3 4 5, और इसके अंदर एक 0 और शामिल कर दीजिएगा। डैश 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 का मतलब होता है ये संख्या इस तरह से चलती रहती है लगातार। तो इसमें 0 अगर शामिल और कर दिया जाए, 0 इसमें इंक्लूड और कर दिया जाए, तो ये संख्या होल नंबर्स या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, लिस्ट और नंबर कौन सा होगा, ये 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट है, छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब इसी तरह से ये इंटीजर्स या पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक कौन से होते हैं, तो प्लस की और माइनस की संख्याएं, सारी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 प्लस की भी ले लीजिएगा और माइनस की भी ले लीजिएगा। तो -2 -3 -4, इस तरह -2 -3 -1 0 1 2 3 4 5। प्लस में भी चलती है 1 2 3 4, -1 -2 -3, इस तरह से भी चलती है और 0 भी चलती है। तो ये संख्या जो होती है वो पूर्णांक या इंटीजर्स कहलाती है। अब परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्या p/q रूप की संख्या है। p/q रूप में जो संख्या लिखी जाती है, और जहाँ पे शर्त क्या है कि इसके अंदर बटे में जिस संख्या से डिवाइड करें वो तो 0 नहीं होना चाहिए, जिससे डिवाइड करें वो संख्या तो 0 नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर p और q क्या है, ये हमारे पास इसके अंदर पूर्णांक है, p and q, ये अपने पास इसके अंदर पूर्णांक है। ये पूर्णांक है जो आप लोगों को लिखा है, ये पूर्णांक इंटीजर्स होने चाहिए। p और q पूर्णांक है, p और q ये पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। p/q रूप की संख्या ये सारी की सारी क्या होगी, p और q तो क्या पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और जिससे डिवाइड करते हैं वो संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की जो संख्या होती है ये p और q को द्वारा लिखा है। तो ये जो संख्या होती है ये रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहलाती है। और जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती, रेशनल नहीं होती, वो संख्याएं अपरिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहलाती है। ये टॉपिक जो आता है ये 9th 10th के अंदर आता है। बाकी सब चीज़ें छोटी क्लासों में होती है। जो संख्या परिमेय नहीं होती, जो परिमेय संख्या नहीं है, जो परिमेय नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या, नंबर्स विच आर नॉट रेशनल,
जो परिमेय नहीं हो वो हमारे पास इसके अंदर क्या होंगी, ये संख्या अपरिमेय, ये रेशनल नंबर कहलाती है। और परिमेय और अपरिमेय सभी टाइप की जो संख्या होती है, परिमेय और अपरिमेय टाइप की जो सभी संख्या होती है, परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, ये सारी संख्या अगर मिल जाए, परिमेय और परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय और परिमेय या परिमेय या अपरिमेय, ये सारी संख्याएं जो होती हैं ये वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहलाती है। ये दोनों की संख्या होती है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। इसकी अलग से डिटेल के अंदर क्लास बनाएंगे, उसमें आपको पहले आज बेसिक चीजें बता रहा हूँ, फिर इसके अंदर बाद में इसके अंदर क्या होगा ये अपने पास डिटेल के अंदर इनके बारे में आप लोगों को साथ में क्लियर डिस्कस करेंगे। अब देखिए समवर्त का नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब जैसे देखिए 2 और 3 है, 2 और 3 ये दोनों संख्या बीच में कॉमन लगा रहे हैं। देखिए 2 और 3 ये संख्या क्या प्राकृत संख्या है, ये प्राकृत संख्या है। ये किसी भी टाइप की संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या, वास्तविक संख्या, किसी भी टाइप की संख्या हो सकती है। तो दोनों को अगर प्लस करते हैं तो क्या आता है, देखिए दोनों को अगर प्लस करते हैं तो क्या आता है 5 आता है। दोनों को माइनस करते हैं 2 - 3 तो इसके अंदर क्या होगा -1 आता है। 2 को 3 से गुणा करते हैं तो इसके अंदर क्या आता है, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा 6 आता है। और 2 में 3 से भाग देंगे 2/3 या 2/3 या 2 भाग का निशान लगा के 2/3 या 2/3 2/3 इस तरह की संख्या है। अब देखिए जो प्राकृत संख्या ली है आपने या पूर्ण संख्या ली है, कोई भी संख्या ली है, तो इसका योग करने पर प्राकृत संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। कोई भी 2 प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर लेंगे तो इनका योग करेंगे तो हमेशा प्राकृत संख्या आता है। और 2 और 3 का अंतर क्या आता है, देखिए 2 और 3 का अंतर है, वो प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये प्राकृत संख्या नहीं है, तो प्राकृत संख्या नहीं है। और 2 और 3 दोनों प्राकृत संख्या है, इनका गुणनफल क्या है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। और 2 और 3 का भाग है वो प्राकृत संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर नहीं है। तो अब देखिए अगर कोई भी जो संख्या लेते हैं उसको प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, हल करने पर अगर वापस वही चीज आती है, जैसे प्राकृत संख्या लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये 2 और 3 का जो योग है, गुड लगा दी इसमें गुड लगा दिए, 2 और 3 का योगफल कितना है, सम है, वो इसके अंदर क्या होगा, प्राकृत संख्या है। अब इस तरह से 2 और 3 का जो गुणा है वो क्या है, 2 और 3 का गुणा जो है वो अपने पास इसके अंदर प्राकृत संख्या है। तो ये जो संख्या होगी, जिन संख्याओं का योगफल और गुणनफल वापस वही संख्या प्राप्त होती है, तो वहां पे क्या होता है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ है या समवर्त का नियम या समवर्ग का जो नियम होता है उसका पालन होता है। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, कोई भी जो चीज लेंगे तो ये योग और गुण है, उसके लिए इस नियम का क्या होता है, पालन होता है। अगर कोई भी चीज अगर हम हल करें, संख्या कोई भी हो सकती है, वास्तविक संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या हो सकती है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो जिन संख्याओं को लेके उनका योग करें, माइनस करें, गुणा करें, भाग करें, अगर वापिस वही संख्या प्राप्त होती है तब तो ये क्या होगा, इसके अंदर क्या क्लोज्ड है, ये नियम जो है, ये रूल है, वो इसके अंदर क्या क्लोज्ड है, नहीं तो क्लोज्ड नहीं है। तो आगे इसके अंदर क्या डिटेल के अंदर क्या बड़ी क्लासों में इसका यूज आता है, तो इसलिए आपको बेसिक थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखिए क्रमीय नियम का नियम, तो जैसे 2 और 3 को प्लस करेंगे और 3 और 2 को प्लस करेंगे तो दोनों स्थितियों के अंदर मान क्या आता है, सेम आता है। अब इसी टाइप से देखिए, तो इसका मतलब 2 + 3 बराबर क्या होगा, 3 + 2 हो गया, 2 + 3 बराबर 3 + 2। अब इसी टाइप से देखिए 5 × 3 और 3 × 5 दोनों का गुणा कर दो, तो दोनों का गुणा कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। इसका मतलब ये मान भी आपस में क्या बराबर है, तो 5 × 3 और 3 × 5। तो दो संख्याओं को किसी भी क्रम में अगर प्लस करें, 2 में 3 प्लस करें या 3 में 2 प्लस करें, तो अपने पास मान क्या आता है, सेम आता है। ये मान अपने पास इसके अंदर का सेम आता है। और दो संख्या 5 और 3 है, इनको किसी भी क्रम में 5 को 3 से गुणा करें या 3 को 5 से गुणा करें तो मान सेम आता है। इस प्रकार कोई भी दो संख्या लिए उनको किसी भी क्रम में अगर प्लस करें और किसी भी क्रम में अगर गुणा करें तो मान में अगर कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई भी अगर परिवर्तन नहीं आता है, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर क्रमीय नियम के नियम का पालन होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर एप्लीकेबल होगी। दो संख्याओं को किसी भी क्रम में अगर अपने उसका किसी भी ऑर्डर में अगर प्लस करें या मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू में अगर कोई चेंज नहीं आता है तो हम कहते हैं कि क्रमीय नियम का जो नियम होता है वो लागू होता है।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल है। अब जैसे इसके अंदर क्या है, व्यवहार के अंदर क्या चीज आती है, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे आपको कहा जाता है कि इसके अंदर एक तो आपने जूता पहना है और एक जुराब पहनी है, तो जूता पहले पहने या जुराब पहले पहले पहने, दोनों के अंदर क्या कोई फर्क पड़ता है क्या? जैसे हम जुराब और जूता जैसे है, तो इसके अंदर क्या पहले जुराब पहनेंगे और उसके बाद में जूता पहनेंगे, तो इसके अंदर पहले जूता पहनेंगे ऊपर जुराब नहीं पहन सकते। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, व्यवहार के अंदर क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कर्मी नियम के नियम का पालन नहीं होगा। अब इस तरह से इसके अंदर शर्ट पहनते हैं और इसके अंदर पैंट पहनते हैं, तो पहले शर्ट पहन ले चाहे पहले पैंट पहन ले, आगे पीछे कैसे भी पहन ले, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, कर्मी नियम के नियम का इसके अंदर क्या होगा, पालन होगा। ये प्रैक्टिकली व्यवहार के अंदर कई क्वेश्चन है उस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, कई एग्जामों के अंदर ऐसे भी पूछे जाते हैं, तो ये कर्मी नियम का नियम होता है। अब साहचर्य का नियम, तो साहचर्य के नियम के अंदर क्या होता है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मान लिया तीन संख्या ले ली है, 2, 3 और 5। अब इसके बीच में देखिए प्लस का निशान लगा दें, तो पहले 2 और 3 के ऊपर ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं, 2 और 3 पे ब्रैकेट लगा रहा हूं। अब आगे देखिए इसके अंदर क्या है, यहाँ पे इधर 2, 3, 5 लिखा है, 2, 3 और 5, इनके बीच में प्लस का निशान लगा रहा हूं। अब 3 और 5 के ऊपर ब्रैकेट लगा रहा हूं। अब देखो इसको हल कर रहा हूं मैं, तो 2 और 3 का जोड़ कितना हो गया, 5 और प्लस 5, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, 10 हो गया। अब इस तरह से उधर हल कीजिएगा, तो 2 प्लस 3 और 5 का जोड़ कितना हो गया, 8, और 2 और 8 का जोड़ कितना हो गया, 10, तो दोनों मान बराबर है। तो इसका मतलब ये मान 2 प्लस 3 प्लस 5 और 2 प्लस 3 प्लस 5, इसका मतलब पहले दो संख्याओं को जोड़ के इसमें तीसरी संख्या जोड़ दें, कोई भी दो संख्याओं को जोड़ के इसमें तीसरी संख्या जोड़ दी जाती है। 2 में 3 जोड़ के 5 जोड़ दें, या 3 में 5 जोड़ के 2 जोड़ दें, तो मान के अंदर क्या होगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो नियम होता है इसको साहचर्य का नियम या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब इसी तरह से देखिए 2, 3, 4 है, इसके बीच में गुणा का निशान लगा दिया है, 2, 3 और 4 इसके बीच में गुणा का निशान लगा दिया। अब 2 और 3 के बीच में एक तो ब्रैकेट डाल देते हैं, और इधर दूसरी साइड में देखिए 2, 3 और 4 इसके बीच में गुणा का निशान लगा दिया। अब ब्रैकेट है उसके अंदर 3 और 4 का कर दिए पहले, तो पहले 2 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और गुणा 4, तो इसका मतलब कितना होगा, 24 आ गया। अब इस तरह से देखिए दूसरी साइड में हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 12, और 12 और 2 का गुणा कितना होगा, 24 हो गया। इसका मतलब क्या होगा, 2, 3, 4, तो पहली दो संख्याओं का गुणा है उसमें तीसरी संख्या का गुणा करें, या दूसरी और तीसरी संख्या गुणा करके इसमें पहली संख्या गुणा करें, तो मान के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह का जो नियम होता है वो नियम क्या कहलाता है, साहचर्य का नियम या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो कुछ बेसिक छोटे क्लासों के अंदर क्या होगा, इस तरह की चीजें, इनका यूज कम आता है, परंतु अपने को ये ध्यान होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन है उसके अंदर क्या पूछे जाते हैं। ये आप लोगों को नेक्स्ट क्लास बनाऊंगा, उसमें इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी मैं इसके अंदर क्या इंक्लूड कर दूंगा। आवंटन का नियम, अब देखिए ये कम्पिटिटिव पॉइंट से स्पीड को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। तो इसके अंदर एक बार आपको सिर्फ इसके नियम के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, जो नेक्स्ट क्लास बनाऊंगा कल उसके अंदर आप लोगों के साथ में इसके अंदर इसमें आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे 3 गुणा 3 ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है, 3 फिर ब्रैकेट स्टार्ट करो, 5 प्लस 7। अब इसके देखिए 3 को पहले 5 से गुणा करेंगे, पहले 3 को 5 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 5 लिखो, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 3 गुणा 7। अब देखिए 3 को 5 से गुणा किया तो 15, और 3 को 7 से गुणा किया 21। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना हुआ है, ये 36 आ गया। अब इसी तरह से ऊपर वाले को देखो, अगर अपने हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 3 गुणा 3 गुणा ब्रैकेट के अंदर क्या है 5 और 7 का जोड़ 12, ये इसके अंदर कितना होगा 36। तो इसका अपना हमारे पास देखिए, तो ये एक प्रकार से क्या होता है, रूल होता है a इंटू बी प्लस सी, ए इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी, इसको अलग अलग गुणा कर देंगे। ए को पहले बी से गुणा करेंगे बराबर इक्वल टू का साइन लो, ए इंटू बी प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस ए इंटू सी, ए इंटू सी, पहले ए को बी से गुणा किया फिर ए को सी से गुणा किया,
इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, तो इसको वापस अपने पास क्या कॉमन लिया जा सकता है। आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा गुणनखंड फैक्टर, उसके अंदर ये चीजें अच्छी तरह से क्लियर करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो दो संख्याओं का योग है, दो संख्याओं का योग है, योग बीच में प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, और इसके बीच में अगर किसी भी संख्या का गुणा करता है तो ये जो नियम होता है इसको अलग अलग गुणा करके बीच में प्लस या माइनस जो भी लगाते हैं, तो ये जो नियम होता है इसको बंटन का नियम या वितरण का नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है। ये बंटन का नियम या वितरण का नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। दो संख्याओं के योग पर गुणा का नियम। दो संख्याओं का योग है, जैसे बी और सी का योग है, उसमें गुणा का जो नियम होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर द एडिशन ऑफ टू नंबर्स, इसको बंटन का नियम कहा जाता है। ये आगे कैलकुलेशन के अंदर बहुत काम आता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है। आप देखिए ये आपका बेस है, ये आगे हर क्लास के अंदर इसका यूज आता है। ये 8th क्लास के अंदर आता है वैसे तो इसके अंदर क्या छोटी 7th 6th क्लास के जो बच्चे हैं वो भी इस चीज को अच्छी तरह से समझना उनको चाहिए। आप देखिए कोई भी संख्या जैसे 2 है, तो 2 के अंदर क्या अगर 0 प्लस करेंगे, 2 + 0 तो बराबर क्या होगा, 2 ही आएगा। अब इसी तरह से 3 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 3 में 0 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 3 ही आएगा। अब इसी तरह से देखिए 0 में अगर 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 0 में 5 प्लस करेंगे तो 5 ही आएगा। तो इसका मतलब किसी भी संख्या में अगर 0 प्लस करें, किसी भी संख्या में जैसे 2 है, 3 है, 5 है, कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या में अगर अपन उसका 0 प्लस करें या 0 में किसी भी संख्या को प्लस करें तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या में 0 प्लस करने पर या जोड़ने पर वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो किसी भी संख्या में 0 प्लस करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या हम लेके चल रहे हैं वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या में 0 प्लस करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या, जो संख्या आपने 2 लिए, 3 लिए, 5 लिए, वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का योज्य, तो 0 जो होता है ये इसके अंदर क्या कहलाता है, योज्य तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। तो योज्य तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट है वो अपने पास इसके अंदर अगर आपको पूछा जाता है तो इसके अंदर 0 लिखेंगे, ये 0। तो आइडेंटिटी एलिमेंट या योज्य तत्समक अवयव कौन सा होता है, ये इसके अंदर का 0 होता है। अब इस तरह से देखिएगा गुणन तत्समक अवयव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे 2 को 1 से गुणा किया 2 आ गया, 5 को या 3 को 1 से गुणा किया, कोई भी संख्या ले लें हमने, जैसे 5 को 1 से गुणा किया तो 5 आ गया, 1 को 7 से गुणा किया तो इसके अंदर का 7 आ गया, 9 को 1 से गुणा करें तो 9 आ गया, 1 को 9 से गुणा करें तो इसके अंदर का 9 आ गया। तो किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपने पास वही संख्या प्राप्त होती है। तो किसी भी संख्या को, उसमें तो 0 प्लस किया था, अब इसके अंदर क्या होगा, गुणा किया जा रहा है, तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। गुणा करने पर किसी भी संख्या को 1 से गुणा किया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये जो संख्या 1 है ये हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाती है, ये संख्या जो 1 है वो हमारे पास क्या कहलाती है, गुणन तत्समक अवयव, या इसको गुणात्मक तत्समक अवयव भी बोला जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास 0 है वो क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी या योज्य तत्समक अवयव कहलाता है। और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करें या किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करें तो वापस वही संख्या प्राप्त होती है। तो 1 का वो क्या कहलाता है, गुणन तत्समक अवयव या गुणात्मक तत्समक अवयव या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। जैसे आपकी आईडी क्या है, आपका आधार नंबर है वो आपकी आईडी है, तो वैसे इसके अंदर योग के लिए आइडेंटिटी तो कौन सी होगी, 0 होगी, और गुणा के लिए आइडेंटिटी क्या होगी, 1 होगी। और आइडेंटिटी है उसको योग के लिए उसको एडिटिव कह देंगे, योज्य, और गुणा के लिए उसको मल्टीप्लिकेटिव कह देंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा आपका बेस रहेगा बड़ी क्लासों के लिए, तो आपको अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए। अब इसी टाइप से देखिए, जैसे 2 है तो 2 प्लस -2 ब्रैकेट में, कोई भी संख्या माइनस की उसको ब्रैकेट में लिखिया करो हमेशा। तो 2 में -2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। 2 प्लस का मतलब फायदा और माइनस का मतलब घाटा, 2 रुपये फायदा हुआ है 2 रुपये घटा हुआ है, तो कुल मिला के अपने को क्या, नो लॉस नो प्रॉफिट, कोई फायदा नहीं है कोई घाटा नहीं है, तो 0 हो गया। अब इस तरह 3 + -3, तो 3 + -3 क्या होगा, 0 हो गया। अब इसी टाइप से -5 + 5, -5 + 5, माइनस की संख्या उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखना चाहिए, बराबर 0। तो इसका मतलब किसी भी संख्या का, ये जो 2 है तो 2 के अंदर -2 प्लस करने पर 0 आ रहा है, या 3 में -3 प्लस करने पर 0 आ रहा है,
तो ये जो संख्या है, किसी भी संख्या में उसकी ऋणात्मक संख्या अगर अपने पास क्या प्लस की जाती है, किसी भी संख्या में उसकी ऋणात्मक संख्या प्लस की जाती है तो वो उसका योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स कहलाता है। किसी भी संख्या में उसकी ऋणात्मक संख्या प्लस की जाती है, किसी भी संख्या में उसकी ऋणात्मक किसी भी संख्या में उसकी ऋणात्मक संख्या नेगेटिव संख्या अगर प्लस की जाती है, किसी भी संख्या में उसकी ऋणात्मक संख्या नेगेटिव संख्या जोड़ी जाती है, अगर जोड़ी जाती है तो अपने पास हो गया होगा, तो हमें 0 प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में उसकी ऋणात्मक संख्या जो दी है उसी का नेगेटिव साइन लगाना है, तो किसी भी संख्या में उसकी ऋणात्मक संख्या लेंगे तो वो उसके अंदर हमेशा 0 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 का योज्य, नीचे लिख दो जैसे ये क्वेश्चन हो गया, तो 2 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2, 2 का योज्य प्रतिलोम, ये इसका प्रतिलोम कहलाता है। तो योज्य प्रतिलोम कितना होगा, -2। अब जैसे मान लीजिएगा 5/7 ले लिए, 5/7 ले लिए, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या ली है उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, उसका नेगेटिव माना जाएगा। कोई भी संख्या उसमें उसकी नेगेटिव संख्या, अब यहाँ पे -3/5 कर दिया, सपोज करो -3/5 कर दिए, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ये डैश डैश कर रहा हूँ, तो -3 का योज्य प्रतिलोम जो संख्या दी है उसका अपने पास क्या होगा, एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम जाएगा, उसका नेगेटिव साइन आएगा, बस निशान हटा देना आपको। तो -3/5 है उसका योज्य प्रतिलोम, ये 3/5 हो जाएगा। कोई संख्या दी है तो उसका नेगेटिव साइन ले लेना, बस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब गुणन प्रतिलोम, तो जैसे 2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरह से 5 को 1/5 से गुणा करेंगे, 5 को 1/5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरह 2/3 को 3/2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल 1 आ रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 1 आ रहा है, तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो जाता है 1/2 होता है, 1/2 होता है, दोनों एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर वाला क्वेश्चन जाता उसके अंदर योज्य प्रतिलोम था, एडिटिव इनवर्स था, तो 2 के अंदर -2 प्लस किया है, तो 2 का तो एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, योज्य प्रतिलोम -2 हो गया, और -2 का 2 हो गया, दोनों एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स है। और इसी तरह से क्या है, गुणन प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो 5 का तो 1/5 होगा और 1/5 का क्या होगा, 5 होगा। अब देखो इधर मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे 5/7 है, जैसे सपोज करो, तो इसका गुणन प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, संख्याओं को उल्टा कर देंगे। अब इस तरह से देखिएगा 2/-3 ले लिया, जैसे 2/-3, तो इसका योज्य प्रतिलोम पूछेंगे, इसको डैश डैश से शो कर देते हैं ताकि थोड़ा सा, तो इसके अंदर क्या होगा, -3/2, -3/2। अब इसी टाइप से देखिए, जैसे सपोज करो 3 आ गए, तो 3 का मतलब क्या होता है, 3/1 होता है, 3 का मतलब क्या होगा, 3/1, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/3 आ जाएगा। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज अपने को थोड़ी सी ध्यान रखनी है, तो 0 का अगर अपने पास क्या अगर इनवर्स लेंगे, तो 0 है, तो 0 के अंदर क्या होगा, 0/1, तो 0 का प्रतिलोम लेंगे तो 1/0 आएगा, 0 का प्रतिलोम क्या होगा, 0/1 0 होता है, 1/0 और 1/0, 0 से हम किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते, इसका मतलब ये क्या होता है, अनंत होता है, इसका मतलब ये मान क्या होगा, अपरिभाषित होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो 0 का प्रतिलोम जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वो अपने पास उसके अंदर क्या होता है, अपरिभाषित, अनडिफाइंड होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या में हम 0 से भाग नहीं दे सकते। तो 0 का अपने पास क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम जो आएगा वो उसके अंदर क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। अब देखिए अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स क्या होती है, कुछ एग्जामों के अंदर क्या होगा, हिंदी मीडियम वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसको रूढ़ संख्याएं भी नाम आया हुआ है पेपर के अंदर, इंग्लिश में तो प्राइम नंबर्स ही आता है, तो अभाज्य संख्या इसको रूढ़ संख्या भी नाम इसके अंदर के दिया हुआ आता है, तो रूढ़ संख्याएं, तो इसलिए हिंदी वाला थोड़ा सा इसके अंदर का शब्दकोश है उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो प्राइम नंबर्स। अब प्राकृत संख्या जो होती है, एक को छोड़कर ऐसी संख्याएं
जिसमें सिर्फ अपना ही भाग जाता है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 5 होती है, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह की जो संख्या है जिसमें एक को छोड़ के, एक के अलावा, तो ऐसी प्राकृत संख्या एक के अलावा ऐसी प्राकृत संख्या, एक के अलावा ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें या तो खुद का भाग जाता हो या एक का भाग जाता हो। एक के अलावा ऐसी प्राकृत संख्या है जिसमें या तो एक का भाग जाता हो या इसके अंदर के समय का भाग जाता हो। जिसमें एक के अलावा ऐसी प्राकृत संख्या है जिसमें या तो एक का भाग जाता हो या समय का भाग जाता हो, या तो एक का भाग जाता हो या समय का भाग जाता हो। वो जो संख्या होती है वो प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अपने व्यवहार के अंदर मोटे से तौर पे हम इस तरह से कहते हैं कि कौन सी संख्या सिर्फ अपने ही पढ़े में आती है, अपनी टेबल में आती है, एक को छोड़ दीजिएगा। ये नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा, उसके अंदर आपको अच्छी तरह से इसको और बढ़िया तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा ताकि आपका कॉम्पिटिटिव पॉइंट से भी बेस तैयार हो और आपका इसके अंदर का एजुकेशन पर्पस से, जैसे क्लास पर्पस से, आपका बेस हो तैयार हो। तो अब देखिए इसके अंदर का 2 सिर्फ अपने ही पाड़े में आती है, फिर 3 अपने ही पाड़े में आती है, 4 है उसके अंदर क्या होगा, 2 के पाड़े में भी आती है, 4 के पाड़े में भी आती है, 1 के पाड़े में भी आती है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो संख्याएं सिर्फ अपने ही पाड़े में आती है तो वही संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स कहलाती है। तो 2 3 5 7 11 ये जो संख्या लिखी है 1 से 100 तक की भाज्य संख्या लिखी है मैंने, इनको हो सके तो थोड़ा सा 2 बार 3 बार आप रीडिंग लगाइएगा। ये इसके अंदर का कंपटीशन पर्पस से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 ये 100 तक की जो संख्या है मैंने इसके अंदर लिखी है। तो ये सारी की सारी संख्या इसके अंदर 2 बार 3 बार आप रीडिंग लगाइएगा। इनके ऊपर मैं बीच बीच के अंदर का जो क्लासें बनाऊंगा इसमें क्वेश्चन देता रहूंगा। तो ये अपने पास इसके अंदर 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसके अंदर कौन सी है, 2 है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम या इवन कहलाती है। तो जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम संख्या या अभाज्य संख्या, ये अपने पास इवन नंबर कहलाती है। इसको इवन ईवीएन इवन लिखते हैं। तो अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है और सम अभाज्य संख्या वो भी 2 है। और विषम कौन सी होती है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 3 होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है, सम अभाज्य संख्या वो सिर्फ एक ही है। और बाकी जितने भी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स है वो सारी की सारी क्या है, ओड है, विषम है। ये ध्यान रखिएगा, सम अभाज्य संख्या 1 है और विषम अभाज्य संख्या इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, बाकी सारी की सारी ओड है। अब एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक है वो न तो क्या होगा भाज्य संख्या होती है, नहीं इसके अंदर भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या आपको नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ उसमें आप लोगों को क्लियर करूंगा मैं। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, एक न तो क्या होता है भाज्य संख्या होती है, कंपोजिट नंबर होती है, नहीं इसके अंदर क्या होती है अभाज्य। तो भाज्य भी नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट इसके अंदर क्या होगा, ये नंबर भी नहीं है। तो भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं है। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है, यहाँ पे देखिए जैसे हम गिनती शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 ये जो लिखते हैं, तो जो संख्या एक को छोड़ दीजिएगा, एक को छोड़ने के बाद में जो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है तो उनके अलावा बची हुई जो संख्या आएंगी वो सारी की सारी संख्याएं जो होती है वो हमारे पास में क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स कहलाती है। आगे ये नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अपने, उसके अंदर नेक्स्ट क्लास है उसमें आपको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो अभाज्य संख्या होती है, इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 ही गुणनखंड होते हैं। और अभाज्य संख्या जो होती है, अब जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 4 ले रहा हूँ, तो 4 के अंदर भाग किस किस का जाता है, तो 4 के अंदर नीचे देखिए, तो 4 के अंदर भाग क्या 1 का भी जाता है, एरो बना दीजिए, तो 1 का भाग भी जाता है, 2 का भाग भी जाता है, 4 का भाग भी जाता है। अब जैसे 8 ले रहे हैं देखिए, तो 8 है, इसके अंदर भाग किस किस का जाता है, 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 8 का भी भाग जाता है। तो जिन संख्याओं का इसमें भाग जाएगा वो इसके क्या कहलाते हैं, गुणनखंड या फैक्टर कहलाते हैं, ये इसके फैक्टर कहलाते हैं। तो जिन संख्याओं के 2 फैक्टर बनते हैं, जिन संख्याओं के 2 फैक्टर बनते हैं, 2 गुणनखंड बनते हैं, वो तो क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। और जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड या बनते हैं वो इसके अंदर भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास बनेगी। तो इसके अंदर का अपने पास जो नेक्स्ट क्लास बनाएंगे तो उसके अंदर का आप लोगों को ये चीज मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा, फैक्टर या गुणनखंड। तो अब देखिए ये जो आपने गिनती जो लिखी थी 1 से लेकर 100 तक की, तो उसमें 1 को छोड़ दीजिएगा और 1 को छोड़ देने के बाद में अभाज्य संख्याएं जो प्राइम नंबर्स हैं उनको छोड़ दीजिएगा। बची हुई जो संख्या है वो सारी की सारी संख्याएं जो होगी वो हमारे पास क्या होंगी, ये भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स कहलाती है।
तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन सी होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, इसके अंदर यहाँ पे दे रखा है 4। सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है? ये भी 4 ही है। अब इसी तरह से सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सम तो कौन सी होगी? इवन होगी, ये भी 4 है। और सबसे छोटी विषम ओड को बोलते हैं, तो विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी? यहाँ पे देखिए 9 आ गई, तो ये 9 है, उसके अंदर क्या होगी? सबसे छोटी इसके अंदर क्या होगी? ये ओड भाज्य संख्या, या इसके अंदर ये कंपोजिट नंबर कौन सी होगी? एक तो इवन होगी, एक ओड होगी। तो कंपोजिट नंबर कौन से हैं? सबसे छोटे कंपोजिट नंबर तो 4 हो गया, और इवन कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? लिस्ट इवन कंपोजिट नंबर है वो तो क्या हो गया? 4 हो गया। और लिस्ट ओड कंपोजिट नंबर है वो अपने पास इसके अंदर कितना हो गया? 9 हो गया। अब 2 डिजिट सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कौन सा बताना है? लिस्ट 2 डिजिट 2 अंकों की, तो 2 अंकों की देखिए इसके अंदर कौन सी है? 9 तक तो क्या एक अंक ही है। अंक आपको मैंने शुरू बताया था, 0 से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है वो अंक कहलाती है। और 10 है वो क्या? 2 अंकों की संख्या है, तो इसके अंदर क्या होगा? 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी वो हमारे पास इसके अंदर 10 होगी। तो इसके अंदर क्या नेक्स्ट क्लास है, इसके अंदर क्या ये इसके फैक्टर जो बनते हैं, किसी भी संख्या के फैक्टर किस टाइप से ज्ञात किए जाते हैं, फिर इसके बाद में इसका एचसीएफ एलसीएफ किस तरह से ज्ञात किया जाता है, एक प्रॉपर चैन के अंदर क्या मैं कोशिश करूंगा कॉम्पिटिटिव पॉइंट से भी और आपका बेस तैयार करने के लिए, क्योंकि मैंने नाम भी यही लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मतलब बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं जो, तो उस तरह की क्लासें। तो आप इसके अंदर क्या हुआ निरंतर अपने पास मैथ के अंदर आपका जो भय है उसको दूर करने के लिए इसके अंदर लगातार अगर आप क्लास से बने रहिएगा, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आप 15-20 दिन के अंदर आपका बेस है उसके अंदर तैयार हो जाएगा। फिर इसके ऊपर किसी भी तरह की जो क्लासें बनाएंगे तो आपको इसके अंदर बिल्कुल बेहिचक इसके अंदर का आप इस क्वेश्चन को इजीली हल कर पाएंगे। तो मैं अपने शिक्षक साथियों से बार बार मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि अपने छोटे बच्चों के साथ में जो स्कूल के अंदर पढ़ते हैं या अपने पास परिवेश के अंदर आपके गार्जियंस है, वो अपने छोटे बच्चों को मैथ से बेहद दूर करने के लिए इसके अंदर के हमारी जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस का साथ में बच्चों को जोड़िए। और जो पहली बार क्लास से जुड़ रहे हैं वो उसके अंदर के इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ये लाल आई बेल बटन भी दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन है वो लगातार आपके पास में जो क्लासें आ रही हैं उसका नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। और इसके अंदर क्या हुआ है, इस क्लास को अगर आपको हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए थोड़ा क्लास को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।